Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha and in today's session we are going to discuss the MCQs from the May 2025 examination for Principles and Practices of Banking. तो देखिए जब भी आपको किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेम चीज जेआईबी एग्जामिनेशन में भी एप्लीकेबल होती है क्योंकि काफी बार हमने देखा है जेआईबी में कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं या सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी के अराउंड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। सो मई 2025 का पार्ट 1 अब हम डिस्कस करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 भी हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली हम आईएफएस, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम के भी पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक जगह पे सारी फाइल्स चाहते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएं प्लस आपको अच्छे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मिल जाएं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ई बुक का, उसके थ्रू आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यू की फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो मई 2025 का जो पेपर था ना, काफी लोगों को वो पर्टिकुलरली डिफिकल्ट लगा था। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि काफी लोग सिर्फ एंड के 10-15 डेज पढ़ाई करते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना है। अभी भी 2 महीने से ज्यादा का समय है, 2 नवंबर को एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो हम अभी से तैयारी करना शुरू करें तो 50 मार्क्स लेना मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप क्रिएटेड बिटवीन अ बैंक एंड अ कस्टमर व्हेन अ कस्टमर डिपॉजिट्स मनी विद द बैंक। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है कि कस्टमर जब बैंक में पैसा जमा कराता है तो क्या रिलेशनशिप बनता है। तो वो पैसा कस्टमर का है, बैंक के पास पड़ा है, कस्टमर कभी भी डिमांड करके वो पैसा वापस ले सकता है। तो यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप बनेगा। कस्टमर को हम क्रेडिटर बोलेंगे और बैंक को हम डेटर बोलेंगे। लेकिन अगर कस्टमर बैंक से लोन लेता है उस सिचुएशन में ये रिलेशनशिप रिवर्स हो जाती है, फिर बैंक क्रेडिटर बन जाता है और कस्टमर डेटर बन जाता है। तो रिलेशनशिप्स वाले पार्ट में से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज रीड इट केयरफुली। Next is under garnishment order on receipt of dash which of the preliminary order the bank must immediately stop payments out of the affected accounts and also inform the customer about this court order, absolute order, nisi order, general, none of the above। तो देखो मान लो एक पर्सन है रमेश, उसने रोहन का पैसा नहीं चुकाया, उसने रमेश ने रोहन से पैसे उधार लिए थे, अब रोहन मांग रहा है तो रमेश वापस नहीं करा, तो रोहन कोर्ट चला जाएगा, ठीक है। और कोर्ट जो है वो गार्निशमेंट ऑर्डर इशू करेगा। गार्निशमेंट ऑर्डर में पहले जो ऑर्डर पास होता है, जो प्रीलिमिनरी ऑर्डर होता है, उसे ऑर्डर निसी बोला जाता है और बाद में जो ऑर्डर इशू होता है उसे ऑर्डर एब्सोल्यूट बोला जाता है, ठीक है। तो जब ऑर्डर निसी रिसीव होता है तब बैंक क्या करता है, कस्टमर के अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन है उन्हें रोक दिया जाता है और कस्टमर को बता दिया जाता है कि कोर्ट ऑर्डर आ गया, और कोर्ट को भी वो इन्फॉर्म कर देगा कि भाई कस्टमर के अकाउंट में कितना पैसा है। जो रमेश है ना जिसने पैसा नहीं चुकाया, उसके बैंक के पास ये सारी चीजें जा रही हैं, सारे ऑर्डर्स जा रहे हैं। ऑर्डर एब्सोल्यूट आने के बाद जो बैंक है वो रमेश का पैसा क्या करेगा, कोर्ट को दे देगा और कोर्ट उसी पैसे से रोहन का जो भी पैसा है वो उसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। तो गार्निशमेंट ऑर्डर भी काफी ज्यादा कॉमनली पूछा गया एक टॉपिक है, इसमें से केस स्टडीज भी पूछी जा सकती हैं। तो जब भी एक क्रेडिटर अपना पैसा नहीं रिकवर कर पाता तो वो कोर्ट के पास चला जाता है और कोर्ट फिर गार्निशमेंट ऑर्डर इशू करता है। अगला क्वेश्चन है, द फादर एंडोर्स्ड अ बेयरर चेक वर्थ ₹30,000 टू हिज माइनर सन बाय साइनिंग द बैक ऑफ द चेक। तो एक फादर ने अपना कोई चेक था वो अपने माइनर सन को दे दिया। बेयरर चेक है, बेयरर चेक में जिसके पास चेक होता है उसको पेमेंट हो जाती है, ठीक है। अब माइनर सन अब बेयरर ऑफ द चेक बन चुका है, ये चेक ले जाके बैंक में देता है एनकैश करवाने के लिए। एज अ बैंकर आपकी जिम्मेदारी है उस चेक को प्रोसेस करना। सो वाइल पेइंग द बेयरर चेक अक्रॉस द काउंटर व्हाट शुड द बैंक डू। अब बैंक को करना क्या है, जब माइनर बच्चा आया है एनकैशमेंट करवाने, तो द चेक कैन बी पेड डायरेक्टली विदाउट एनी वेरिफिकेशन एज द माइनर इज द बेयरर। The bank should obtain the signature of the bearer on the obverse of the check along with the name and address if the bearer is not the account holder. The check cannot be processed because a minor cannot hold or endorse a bearer check. A bank should obtain a co-signature from the father before processing the check. देखो फादर ने तो ऑलरेडी एंडोर्समेंट किया है, उसका तो साइन है ये चेक के पीछे, तो उसके साइन लेने की जरूरत नहीं है। और सी भी गलत है। देखो माइनर जो है ना, अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है।
तो ये सी भी गलत है। तो बी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल आंसर है कि ठीक है, आप बच्चे को पेमेंट तो दे दोगे लेकिन उसका अकाउंट नहीं है, अगर आपके बैंक में कोई आइडेंटिटी नहीं है तो आप उसका नाम पता लेके उसके साइन करा लोगे चेक के पीछे। ओके, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए, काफी सारे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं दिए गए, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट की जा रही है पीपीबी में। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अ मैंडेट फॉर ऑपरेटिंग अ बैंक अकाउंट। ये सारे इनिशियल क्वेश्चन सारे ए मॉड्यूल में से हैं। तो मैंडेट में क्या होता है? अ मैंडेट कैन बी ग्रांटेड बाय एन अकाउंट होल्डर टू द थर्ड पर्सन टू ऑपरेट द अकाउंट टेम्परेरीली। बिल्कुल सही है। अगर मैं मान लो 3-4 महीने के लिए विदेश जा रही हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बिहाफ पे कोई मेरा अकाउंट ऑपरेट कर ले टेम्परेरीली, तो मैं मैंडेट फॉर्म फिल करके बैंक को दे दूंगी और किसी को अपना मैंडेटी बना दूंगी जो मेरे बिहाफ पे मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शंस करेगा। तो 1 सही है। अ मैंडेट कैन ओनली बी इशूड फॉर ज्वाइंट अकाउंट्स। कहते हैं सिर्फ ज्वाइंट अकाउंट्स में मैंडेट इशू हो सकता है इफ ज्वाइंट अकाउंट होल्डर साइन द मैंडेट। ज्वाइंट अकाउंट में बिल्कुल सही है। अगर आपको मैंडेट देना है तो सारे जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको मैंडेट फॉर्म साइन करना पड़ता है, तो ये भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अ मैंडेट बिकम्स इनवैलिड ऑन द डेथ, इंसैनिटी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द अकाउंट होल्डर। बिल्कुल सही। जिसने मैंडेट दिया है अगर वो उसकी डेथ हो जाए, वो इंसेन डिक्लेयर हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो मैंडेट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। अ मैंडेट इज वैलिड फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड अनलेस विड्रॉन बाय द अकाउंट होल्डर। बिल्कुल भी नहीं, एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं होता है, तो गलत। एन अकाउंट होल्डर कैन नॉट विड्रॉ अ मैंडेट वंस इट हैज बीन इशूड। ये भी गलत है। अकाउंट होल्डर कभी भी मैंडेट विड्रॉ कर सकता है। तो 1, 2 एंड 3 ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, अगला है इन अ पार्टनरशिप फर्म देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C. The bank account is operated by A and B. C a sleeping partner and gives C is a sleeping partner gives a stop payment instruction to the bank. तो ABC 3 पार्टनर्स हैं, ए और बी बैंक अकाउंट्स या जो भी है पार्टनरशिप फर्म्स ऑपरेट करते हैं। सी स्लीपिंग पार्टनर है, एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, फिर भी सी ने स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे दिया। ए एंड बी डिस्प्यूट द बैंक्स डिसीजन टू स्टॉप पेमेंट। ए और बी बोलते हैं कि सी तो स्लीपिंग पार्टनर है, उसके कहने पे आपने कैसे स्टॉप पेमेंट कर दिया। एज अ बैंक व्हाट विल बी योर रिप्लाई बेस्ड ऑन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड पार्टनरशिप डीड। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप डीड के हिसाब से एज ए बैंकर आप क्या आंसर दोगे कि क्यों आपने सी की इंस्ट्रक्शन मान ली स्टॉप पेमेंट की। अ बैंक शुड ऑनर द स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सी एज एनी पार्टनर हैज द अथॉरिटी टू स्टॉप पेमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे ऑपरेट द अकाउंट अनलेस द पार्टनरशिप डीड स्टेट्स अदरवाइज। बिल्कुल सही, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन कोई भी दे सकता है और चाहे वो अकाउंट ऑपरेट करते हो चाहे ना, अनटिल अनलेस पार्टनरशिप डीड में कोई और बात लिख रखी हो या एक्सप्लिसिटली अगर नहीं मेंशन्ड है तो कोई भी स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे सकता है। यही बैंकर के तौर पे आप कस्टमर को बताओगे। ठीक है, तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज अ कस्टमर एक्ट एज अ बेलर एंड द बैंक एक्ट्स एज अ बेली। तो देखो, अगर मान लो कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना कुछ सामान है इंपॉर्टेंट, मैं आपके पास रखवा के चली जाती हूँ, यानी कि मैंने टेम्परेरी पीरियड के लिए आपको पोजेशन दे दिया, ओनरशिप नहीं पोजेशन दे दिया, तो मैं दे रही हूँ पोजेशन, मैं बेलर हूं और आप बेली हो। तो सिमिलरली अगर आप बैंक के पास अपना कोई वैल्यूएबल सामान रखवाते हो तो आप बेलर हो, बैंक बेली है। अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तब तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, लोन में भी क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप है, लेकिन जब आप सामान रखवा रहे हो बैंक के पास तो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बेलर बेली का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। अगला है बैंकिंग हैज बीन डिफाइंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आरबीआई एक्ट। तो बैंकिंग का डेफिनेशन जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया गया है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर कंडक्टिंग केवाईसी ऑफ एनआरआई हु होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट एंड हैज नो अदर ओवीडी। तो एनआरआई है, इंडियन पासपोर्ट है, कोई और ओवीडी नहीं है, तो उसका अकाउंट कैसे ओपन होगा। कॉपी ऑफ इंडियन पासपोर्ट सर्टिफाइड बाय एनी ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटीज सच एज ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स रजिस्टर्ड इन इंडिया और द इंडियन एम्बेसी और कंसुलेट। बिल्कुल सही, इंडियन पासपोर्ट की कॉपी सर्टिफाइड बाय द स्पेसिफाइड अथॉरिटीज। रीसेंट फोटोग्राफ लगेगी, वेयर एन इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड, करेक्ट। फॉर्म नंबर 60 या पैन
या इक्विवेलेंट कोई ई डॉक्यूमेंट सबमिट कराना पड़ेगा। ओनली इंडियन पासपोर्ट नहीं होता, फोटोग्राफ वगैरह भी तो लगेगी ना उसकी। स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है, आरबीआई से इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3A जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में फॉल करता है, जो आपका 8th क्वेश्चन है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेल मेंबर और इफ ऑल मेल मेंबर्स आर अ माइनर हिंदू फीमेल मेंबर कैन बिकम कर्ता। तो बिल्कुल सही है, कोर्ट ने बोला है कि विमेन को भी कर्ता बनने का राइट है, तो ये तो सही है, हमें तो इनकरेक्ट पूछा है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 का अमेंडमेंट हुआ जो हैज गिवन इक्वल राइट्स टू मेल एंड फीमेल्स इन द मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, सो अ डॉटर ऑल्सो एक्वायर स्टेटस ऑफ अ को पार्टनर। बिल्कुल सही, जो मेन मैनेजर होता है एचएफ में उसको कर्ता बोलते हैं, बाकी के जो है उन्हें को पार्टनर्स बोला जाता है, जो लीनियरली डिसेंडेड है सेम एंसेस्टर से, मेल एंसेस्टर से। तो ये भी सही है। एंड एचएफ कैन ओनली बी क्रिएटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इन अ हिंदू फैमिली। गलत। एचयूएफ ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है हिंदू फैमिली में, कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सी गलत है। एचयूएफ इज अ पर्सन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड इज अ सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो बिल्कुल सही है, एचयूएफ का अलग से पैन कार्ड होता है, उसका अलग से इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट होता है। तो डी भी सही है, तो सी सिर्फ इकलौता इनकरेक्ट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, हु विल बी आइडेंटिफाइड एज द बेनिफिशियल ओनर इन अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म फॉर केवाईसी पर्पसेस। केवाईसी पर्पसेस के लिए बेनिफिशियल ओनर किसको बोला जाएगा पार्टनरशिप फर्म में? पार्टनर विद मोर देन 10% शेयर इन कैपिटल ऑफ प्रॉफिट, और 25% और 15%, या मैनेजिंग पार्टनर ओनली रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप शेयर। तो यहाँ पे जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर होता है कैपिटल या प्रॉफिट के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म में, उसे हम बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं। जो आपकी आईआईबीएफ की बुक है मैकमिलन वाली, उसमें पुराना डाटा दिया हुआ है, ये चेंज हुए काफी टाइम हो गया, तो 10% करेक्ट आंसर है। अगला है, एक इंडियन एक्सपोर्टर है is set to receive an advance payment from a client in Sweden to finance its working capital। एक इंडियन एक्सपोर्टर है, उसे स्वीडन से क्लाइंट से एडवांस पेमेंट आनी है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए। तो इंडिया में तो रेमिटेंस रिसीव करने के बहुत सारे मेथड है, तो इनमें से जो कौन सा मेथड है वो सबसे बेटर रहेगा? फॉरेन करेंसी चेक, बैंक मनी ऑर्डर, रेमिटेंस कार्ड, या फिर बैंक वायर ट्रांसफर। तो देखो, आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए, है ना। फॉरेन करेंसी चेक आने में टाइम लगेगा, मनी ऑर्डर आजकल कोई यूज नहीं करता है, और रेमिटेंस कार्ड जो है उसका पर्पस डिफरेंट होता है, कि मान लो कि आपका कोई नोन है, जैसे किसी पेरेंट अपने बच्चे को कार्ड दिया कि ठीक है आप खर्चा कर लो, जब खत्म हो जाएंगे तो मैं और इसमें आपको पैसे डलवा दूंगा। तो बैंक वायर ट्रांसफर इमीडिएटली फॉर्मल पर्पस के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए बेस्ट तरीका रहेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी चीज आपको कहीं से डिराइव करनी पड़ेगी अगर आपको सारे मेथड्स की नॉलेज है, ठीक है। तो ये भी हम डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल सकते हैं क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बीएसबीडीए के फीचर्स के बारे में पूछा है। फर्स्ट इज BSBDA allows unlimited deposits and at least 4 withdrawals including ATM per month। तो बिल्कुल सही है, 4 फ्री विड्रॉल और अनलिमिटेड डिपॉजिट्स होते हैं BSBDA में। चेकबुक इज ऑलवेज इंक्लूडेड एज अ फ्री सर्विस इन BSBDA। ये गलत है, चेकबुक फ्री में देना कंपल्सरी नहीं है। BSBDA कैन बी प्रोवाइडेड विदाउट एनी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, करेक्ट। अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल BSBDA इन द सेम बैंक प्रोवाइडेड नो चेकबुक इज इशूड, बिल्कुल गलत। एक पर्सन का एक ही BSBDA अकाउंट हो सकता है, तो सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट आंसर है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, इन अ जॉइंट अकाउंट द बैंक शुड असर्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग द इनकम टैक्स स्टेटस ऑफ ऑल जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, नो। ऑक्यूपेशन सैलरी स्ट्रक्चर, नो। सबसे मेन होता है जॉइंट अकाउंट होल्डर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस पर्पस के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंशियल हिस्ट्री वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जितना मेन पर्पस है कि क्या रिलेशनशिप है, क्यों अकाउंट ओपन कर रहे हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, मिस्टर रमेश वॉज द कर्ता ऑफ हिज HF। मिस्टर रमेश करता है, ठीक है। द फैमिली में उनकी कौन है, उनकी वाइफ है सीता, उनका बेटा है रवि, और उनकी बेटी है मीना। मीना 22 साल की है, बेटा 14 साल का है। अचानक से रमेश जी की डेथ हो जाती है, द फैमिली नीड्स टू डिसाइड कौन नेक्स्ट करता होगा। एज पर द लेटेस्ट लीगल प्रोविजंस द फैमिली कंसल्ट्स अ बैंक टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग द HF अकाउंट
एंड इज आस्क्ड टू डिक्लेयर द नेक्स्ट कर्ता बेस्ड ऑन द अबव। किसको हम कर्ता बनाएंगे? देखो लड़का माइनर है ना, वाइफ इज नॉट अ को पार्टनर, वाइफ तो मेंबर है, वो नहीं बन सकती है। तो एल्डेस्ट फीमेल मेंबर कौन है इस टाइम पे? मीना, क्योंकि मेल जो है वो तो माइनर हो गया। तो अभी मीना को पार्टनर बची एल्डेस्ट, तो फिर मीना को बनाया जा सकता है। मीना मेजर है, को पार्टनरी राइट है, मदर के पास को पार्टनरी राइट नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है which of the following are correct characteristics or conditions of a small account? A person with no EVT, नो ईवीटी वाले पर्सन का स्मॉल अकाउंट ओपन हो सकता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? टोटल क्रेडिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड 1 लाख, फॉरेन रेमिटेंस कैन बी क्रेडिटेड अप टू 50,000। ये सीधा सीधा गलत है, स्मॉल अकाउंट में फॉरेन रेमिटेंस आ ही नहीं सकते हैं। तो सेकंड से एलिमिनेट कर दो तो भी आपको पता लग गया कि ए करेक्ट आंसर है कि टोटल क्रेडिट्स 1 लाख हो सकते हैं, बैलेंस कभी भी 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, एग्रीगेट विड्रॉल और ट्रांसफर 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकते एक महीने में, तो ए करेक्ट आंसर है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द सेकेंड स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स की ऑब्जेक्टिव। तो मनी लॉन्ड्रिंग में 3 स्टेज होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। तो पहला स्टेप प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग, तीसरा इंटीग्रेशन। तो सेकेंड स्टेप पूछा है, सो लेयरिंग बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 द आरटीआई इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? inspection of works, documents and records, taking notes or certified copies of the records, assessing information through digital or physical formats, seeking legal advice from public authorities। तो यहाँ पे आप लीगल एडवाइस तो नहीं लेते हो आरटीआई के अंदर, आप उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हो, नोट्स मांग सकते हो, फिजिकल डिजिटल फॉर्मेट्स में डाटा मांग सकते हो, लेकिन लीगल एडवाइस मांगना आरटीआई के अंडर फॉल नहीं करता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगले विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन नोटिफाइड एज ओवीडी फॉर केवाईसी पर्पस? तो जो नरेगा कार्ड होता है आपका, जॉब कार्ड, नरेगा का जॉब कार्ड, वो आपका ओवीडी होता है। अगर आपके पास प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार है तो भी वो ओवीडी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी ओवीडी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका ओवीडी नहीं होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट शुड बी फर्निश विद इन डैश डेज ऑफ अराइविंग एट कंक्लूजन। तो देखो अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन में गड़बड़ लगती है, सस्पिशियस अराइज होने के 7 दिन के अंदर अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बना के एफआईयू इंडिया को देना होता है, तो C7 जो है करेक्ट आंसर है। अगला है when a duplicate demand draft is issued to a customer he has to execute a contract of guarantee, contract of bailment, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या फिर नो सच रिक्वायरमेंट। तो अगर एक कस्टमर को डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट चाहिए तो उसको बैंक को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देना पड़ता है, ताकि अगर बैंक का कल कोई नुकसान हो तो उसको भरपाई कस्टमर करेगा। ठीक है, चलिए, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ डैश और डैश डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द डैश। तो पैसा देखो पब्लिक से लेता है बैंक, गवर्नमेंट ओनली, इंस्टीट्यूशंस ओनली, बैंकिंग कंपनीज ओनली, नो। तो यहाँ पे बैंक पैसा एक्सेप्ट करता है और उसे लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकता है, और वो पैसा किसका होता है? पब्लिक का। तो ये बैंकिंग की डेफिनेशन है ऑफिशियल, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू एफआईयू इंडिया अमंग अदर्स। एफआईयू इंडिया को जो रिपोर्ट करते हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्या क्या रिपोर्ट करते हैं? कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है, यस। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, यस। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट भी होती है, काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट भी होती है, सैंक्शन लिस्ट, केवाईसी इंफॉर्मेशन ये नहीं देनी है आपको हर बार एफआईयू इंडिया को। तो पहले 4 जो हैं वही ऑप्शंस हैं, तो 1 2 3 4 सी इज द करेक्ट आंसर। A bank was granted a loan of 5 lakhs against a FD of 8 lakh and has marked a lien on the FD. Later, a garnishee order is received by the bank for attachment of 6 lakhs. What amount, if any, is liable to be attached under the garnishee order? तो यहाँ पे 8 लाख की FD पे 5 लाख का तो लोन है, तो सिर्फ 3 लाख फ्री अमाउंट है, तो मैक्सिमम 3 लाख ही अटैच किए जा सकते हैं अंडर द गार्निशमेंट ऑर्डर, क्योंकि 5 लाख का लोन है तो एफडी पे बैंक का राइट टू लियन है, तो 5 लाख तो बैंक पहले रिकवर कर लेगा, सिर्फ 3 लाख फ्री अमाउंट है, मैक्सिमम उतने पे ही जो गार्निशमेंट ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर है वो लगाया जा सकता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज पर द क्राइटेरिया ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ कंप्लेंट अंडर आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। तो कौन सी कंप्लेंट आपकी मेंटेनेबल होगी, एक्सेप्ट की जाएगी अंडर द इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम? अ कंप्लेंट मस्ट
first be made to the regulated entity, and if not resolved or replied to within 30 days, it can be escalated to ombudsman. तो देखो, अगर मेरे को बैंक से इशू है ना, पहले मैं बैंक को कंप्लेंट करूंगी, 30 डेज का वेट करूंगी रिप्लाई का, फिर मैं आरबीआई के पास जा सकती हूँ। तो पहला करेक्ट है। Complaint must not relate to a matter that is already pending before or decided by any court, tribunal or ombudsman. ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अ कंप्लेंट कैन बी लॉन्च्ड बाय एनीवन इंक्लूडिंग एडवोकेट इवन इफ दे आर नॉट द अग्रीव्ड पर्सन। देखो, आप ना खुद कंप्लेन करते हो या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव से, आप एडवोकेट के थ्रू आरबीआई ऑम्बुड्समैन स्कीम के अंडर कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, तो ये गलत है। द कंप्लेंट मस्ट बी मेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम द रेगुलेटेड एंटिटी और विद इन 1 year and 30 days इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड। तो यहाँ पे आपके पास कितना समय होता है कंप्लेंट करने के लिए? 1 साल के अंदर अंदर। जब आपको रेगुलेटेड एंटिटी ने रिप्लाई कर दिया, तब आप उसके 1 साल के अंदर अंदर कंप्लेन कर सकते हो, या फिर आप 30 डेज का वेट करते हो, सामने से कोई रिप्लाई नहीं है, उसके बाद आपके पास 1 साल का समय होता है। तो फोर्थ करेक्ट है। कंप्लेंट दैट आर अब्यूजिव, फ्रिवलस एंड वेक्सेशियस इन नेचर कैन स्टिल बी एडमिटेड एट ऑम्बुड्समैन डिस्क्रिशन। तो नहीं, अगर झूठी कंप्लेंट है, परेशान करने वाली कंप्लेंट है, तो ऐसी कंप्लेंट्स नहीं एक्सेप्ट की जाती हैं। तो 1, 2 एंड 4 यानी कि ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। In a joint account of A and B, where a single nominee is added, when is the nominee's right revoked if the account is operated jointly with survivor mode? Joint account है A और B का, है ना, इन्होंने किसी को नॉमिनी बना रखा है। नॉमिनी का राइट कब सामने आएगा? अगर अकाउंट जॉइंटली ऑपरेटेड है विद सर्वाइवर मोड। देखो, जॉइंटली ऑपरेटेड में तो A और B दोनों की डेथ हो जाएगी, है ना, फिर जो पैसा है वो नॉमिनी के पास जाएगा। ए की डेथ होगी तो बी का राइट हो जाएगा अकाउंट होल्डर का। दोनों की डेथ होने के बाद नॉमिनी पिक्चर में आएगा। ठीक है, तो राइट कब आएगा? जब ए और बी की दोनों की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अ रूल इन क्लेटन्स केस इज प्राइमरीली एप्लीकेबल टू एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग पार्टनर्स, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स इन रनिंग अकाउंट्स, डिटर्मिनिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल इन अ फर्म, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ पार्टनरशिप चेंजेस। देखो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात आ रही है, वहां पे क्लेटन रूल नहीं है, कैपिटल में क्लेटन रूल नहीं है। देखो, अगर एक क्लेटन रूल की अगर हम बात करें, मान लो अगर आपके अकाउंट में डेबिट ट्रांजेक्शन है 50,000 की, फिर 60,000 की, फिर 70,000 की। ठीक है, आपने क्रेडिट डाला बैंक में 1 लाख रुपया, तो इस 1 लाख से सबसे पहले बैंक 50,000 रिकवर करेगा, फिर बचा कितना? 50। तो इस 60 का 50 रिकवर कर लेगा बैंक। तो फर्स्ट डेबिट इज सेट ऑफ अगेंस्ट द फर्स्ट क्रेडिट। तो अगर आपका बैंक में ओवरड्राफ्ट है, 50 निकाले, फिर 60 निकाले, 70 निकाले, 1 लाख जब आप डालोगे बैंक में, तो पहले वो सबसे पुराना ट्रांजेक्शन का पैसा रिकवर करेगा, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला। तो ये रनिंग अकाउंट में क्लेटन केस जो है ये एप्लीकेबल होगा। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। In a case of a company, the existence of the company is primarily established by। कंपनी के केस में कंपनी की एग्जिस्टेंस कैसे स्टैब्लिश होती है? जैसे डॉक्यूमेंट होते हैं मल्टीपल कंपनी के, तो उसमें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, जिसे हम कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट टाइप का बोलते हैं। तो जो डेट रजिस्टर ऑफ कंपनीज लिखता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे, उसी डेट से कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट माना जाता है। ठीक है, एमओए, एओए ये तो पहले देना पड़ता है, उसके बाद आपकी कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है, उस डेट से आपकी कंपनी स्टैब्लिश्ड मानी जाती है। ठीक है, तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। When a customer deposits his savings in a bank, the relationship between the customer and the bank is that of। जब बैंक में आप अपना सेविंग्स जमा कराते हो तो आप बन जाते हो क्रेडिटर और बैंक बन जाता है डेटर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, सो ही कैन बाइंड द फर्म for any act done in the usual course of business. This is called implied authority, express authority, absolute authority, journal authority। देखो, अगर आप एक फर्म में पार्टनर हो तो कुछ टाइप की ट्रांजेक्शन है जो आपको करना अलाउड होगा बिकॉज यू आर द पार्टनर, तो वो आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी। अगर आपने और मैंने मिलके ग्रोसरी स्टोर ओपन किया, हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो ऑब्वियसली मेरे पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि मैं पेमेंट रिसीव कर सकती हूँ, दे सकती हूँ, माल ऑर्डर कर सकती हूँ, तो वो मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
अगला है द प्रेजेंटिंग बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन देयर कस्टडी सिक्योरली फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोसीजरल गाइडलाइंस ऑफ सीटीएस। तो सीटीएस में अब क्या है, आप जाके बैंक को चेक देते हो, बैंक उसके पिक्चर्स वगैरह लेके वही आगे ट्रंकेट करके देता है क्लियरिंग हाउस को और फर्दर बैंक्स को, लेकिन वो जो फिजिकल चेक है वो प्रेजेंटिंग बैंक को कम से कम 10 साल तक अपने पास प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। जो फिजिकल चेक है ना वो 10 साल तक प्रिजर्व करना पड़ता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। मर्चेंट बैंकिंग सर्विस मिल देता है बैंक, लीज फाइनेंसिंग देता है, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रेमिटेंस सर्विसेज देता है, ठीक है, सेफ कस्टडी की सर्विसेज देता है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट में बैंक नहीं है, तो 7 ओनली इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारी सर्विसेज बैंक देता है। मिस्टर ए मिस्टर बी जॉइंट जजमेंट डेटर्स है, यानी कि गार्निशमेंट ऑर्डर की बात हो रही है। दे मेंटेन फॉलोइंग अकाउंट्स, इन दोनों के खिलाफ गार्निशमेंट ऑर्डर आया है, ठीक है। उनका ज्वाइंट अकाउंट है जिसमें 3 लाख रुपए पड़े, ए का अकाउंट है उसमें 1 लाख पड़े, बी का अकाउंट है उसमें 50,000 पड़े हैं। द कोर्ट सर्व्स XYZ बैंक विद सिंगल गार्निशी ऑर्डर अटैचिंग ऑल डेट्स ड्यू और अक्रूइंग ड्यू फ्रॉम द बैंक टू ए एंड बी इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री। तो दोनों के खिलाफ अगर गार्निशमेंट ऑर्डर आए तो कौन से अकाउंट अटैच होंगे? सारे अकाउंट अटैच होंगे, तो ऑल 3 अकाउंट्स, क्योंकि दोनों के अगेंस्ट गार्निशमेंट ऑर्डर आया है तो दोनों के ज्वाइंट अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट अटैच कर लिए जाएंगे। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग HUF। फीमेल कैन बी करता, यस। को पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कम्स इनटू HUF लाइबिलिटी, नो। जो को पार्टनर की लाइबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड टू देयर शेयर इन द एस्टेट ऑफ HUF होता है, उनकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है, वो सिर्फ कर्ता की होती है। तो बी गलत है। कर्ता कैन टेक अ लोन फॉर फैमिली वेलफेयर, बिल्कुल सही, तो सिर्फ बी इनकरेक्ट है। चलिए अगला है आफ्टर रिसीविंग द नोटिस फ्रॉम द पे हाउ मेनी डेज डज द ड्रॉअर हैव टू मेक द पेमेंट फॉर द डिसऑनर्ड चेक। देखो मान लो कि मैंने आपको चेक दिया, या मान लो मैंने एक रमेश नाम के पर्सन को चेक दिया, जब उसने चेक प्रेजेंट किया तो चेक हो गया डिसऑनर। अब जब चेक डिसऑनर हो गया तो वो मुझे नोटिस भेजता है, उसके पास जैसे ही डिसऑनर चेक आएगा 30 डेज के अंदर अंदर वो मुझे नोटिस भेजेगा कि मेघा मैम आपने जो चेक दिया था डिसऑनर हो गया। जब वो मुझे नोटिस मिलता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। पेई से नोटिस आने के बाद, रमेश पेई है उसको पेमेंट मिलना चाहिए था ना, तो उसके नोटिस आने के 15 दिन में मुझे उसको पेमेंट करना है, नहीं तो इम्प्रिजनमेंट और फाइन की बात आ सकती है। अगला है इफ अ पर्सन हैज मल्टीपल अकाउंट्स एंड नॉमिनेट्स द सेम पर्सन फॉर ऑल ऑफ देम हाउ शुड बी द नॉमिनेशन फाइल्ड। मेरे 4 बैंक अकाउंट है, चारों में मैं अपनी सिस्टर को नॉमिनेट करना चाहती हूँ, तो मुझे सब में उसको अलग से नॉमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेपरेट नॉमिनेशन मस्ट बी फाइल्ड फॉर ईच अकाउंट, चाहे सेम पर्सन को नॉमिनेट करना है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है अ बैंकर इज नॉट एंटाइटल्ड टू यूज द राइट टू सेट ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कहां पे राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा? टू कस्टमर अकाउंट्स वेयर बोथ डेट्स आर प्रेजेंटली ड्यू एंड पेबल। डेट ड्यू है वहां पे तो राइट टू सेट ऑफ लगा सकते हैं कि सामने कस्टमर पे ही नहीं कर रहा। डेट अभी कंटिजेंट और ड्यू नहीं है, यहां पे राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा। डेट ऑलरेडी ड्यू होनी चाहिए कि हाँ आपका पैसा पेंडिंग है बैंक का जो कस्टमर नहीं पे कर रहा, तब आप राइट टू सेट ऑफ लगाओगे। कस्टमर की डेथ होने पे भी ऑटोमेटिकली राइट टू सेट ऑफ लग जाता है, गार्निशमेंट ऑर्डर आने पे भी बैंक पहले अपना राइट टू सेट ऑफ लगा लेता है। डेट अभी ड्यू ही नहीं है, उस पर राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा। अगला है सरसाई सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो सरसाई को सरफेसी एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था। सरफेसी एक्ट में बात की गई थी कि हमें एक ना रजिस्ट्री मेंटेन करने की जरूरत है, जिसके बाद ये सरसाई बना था, तो बी करेक्ट आंसर है। अगला है इन अ पार्टनरशिप ABC इफ सी डाइज व्हाट हैपेंस टू द सीज लाइबिलिटी। सी की डेथ होगी, 3 पार्टनर थे, तो क्या होगा? देखो जब भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है ना तो पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो जाता है, बाकी के पार्टनर कंटिन्यू करना चाहें तो वो सेपरेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो भी उस टाइम की बैंक में रनिंग फैसिलिटीज होती हैं, कोई ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, बैंक उन्हें उसी टाइम रोक देता है और पार्टीज को बोलता है कि ये पहले आप पेमेंट सेटल करो। अब ए और बी तो जिंदा है, वो तो कर देंगे। सी की जो लाइबिलिटी है उसका जो एस्टेट होगा उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा,
ठीक है, तो सी की लायबिलिटी उसका जितना शेयर था पार्टनरशिप में उतने की उसकी लायबिलिटी जो भी बनेगी उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर हो जाएगी। ए और बी उसका पैसा नहीं देंगे, तो सी करेक्ट आंसर है। What is the key difference between benchmark prime lending rate and base rate system in credit pricing? तो benchmark prime lending rate और base rate में क्या डिफरेंस है? BPLR उतना ट्रांसपेरेंट नहीं था और बैंक्स बार बार BPLR से कम पे भी रेट पे देते थे, लोन देते थे, तो बेस रेट इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जिसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे कि बेस रेट से नीचे आप लोन नहीं दे सकते हो। बेस रेट वॉज रिप्लेस्ड बाय बीपीएलआर, नहीं, बीपीएलआर को रिप्लेस करके बेस रेट आया था। बीपीएलआर इंक्लूडेड एलिमेंट्स दैट वर कॉमन अक्रॉस ऑल कैटेगरीज व्हाइल बेस रेट वॉज स्पेसिफिक टू प्राइम बोरोवर्स। नो, बेस रेट में कॉमन बात थी कि इससे नीचे आप किसी और को लोन नहीं दे सकते हो। ओके, और बीपीएलआर पहले आया था, बेस रेट बाद में आया था। ओके, तो सी यहां पे करेक्ट आंसर है। A bank receives proposal to finance NBFC factor, फैक्टरिंग कंपनीज होती है ना, उनको फाइनेंस करने का बैंक के पास प्रपोजल आया। Which of the following requirements should be met by NBFC to be eligible for financial assistance from the bank? Certificate of registration चाहिए, yes. A financial assistance extended by the factoring companies is secured by hypothecation or assignment of receivables in their favor. ठीक है, financial assistance extended by the factoring company secured by hypothecation and assignment. At least 40% of income is from factoring activity. Receivable purchased, financed on with recourse or without recourse basis form at least 45% of the assets. Option 3 and 4 does not include asset income relating to an bill discounting facility extended by the NBFC factor. Select the most appropriate answer from the following options. तो ये आपका एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले दो स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में जो परसेंटेजेस दिए गए हैं, यहाँ पे 50% आना चाहिए था कि फैक्टरिंग एनबीएफसी है तो उनका 50% इनकम फैक्टरिंग से आना चाहिए था। ठीक है, और रिसीवेबल परचेज फाइनेंस्ड विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स बेसिस फॉर्म एटलीस्ट 50% ऑफ द एसेट्स। तो ये काफी डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप छोड़ भी देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे एजुकेटेड गेस एक लगा सकते हैं। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला, विच टाइप्स ऑफ लोन्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स बेस्ड ऑन आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल बेंचमार्क्स? इनमें से कौन से लोन ऐसे हैं जो एक्सटर्नल इंटरनल बेंचमार्क्स से उनको एग्जम्पशन मिला हुआ है? वर्किंग कैपिटल टर्म लोन अंडर रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज, फंड did interest term loan under restructuring package, advances to banks depositors against their own deposits, advances against gold jewelry, advances to banks own employees, advances to banks retired employees. तो बैंक जहां पे रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज के अंडर लोन देता है, अपने डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन देता है, अपने एम्प्लॉयज को लोन देता है, चाहे वो रिटायर्ड हो, वहां पे ये एक्सटर्नल इंटरनल बेंचमार्क फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी में तो करनी पड़ती है। तो ऑल एक्सेप्ट 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, अ ट्रस्टी कैन रेज अ लोन अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रस्ट इफ a loan is for personal use of the trustee and the trust deed does not prohibit borrowing. A trust deed explicitly permits borrowing and the loan is secured by the mortgage of the trust property in compliance with the applicable trust laws. The trustee is the sole beneficiary of the trust and the loan is taken to benefit the trustee personally. The loan is raised without any consultation or permission from the governing authority. देखो, क्या ट्रस्टी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन ले सकता है? वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब एक्सप्लिसिटली ट्रस्ट डीड में अलाउ किया गया हो कि ट्रस्टी लोन ले सकता है। ठीक है, लॉज के अकॉर्डिंगली, ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंगली अगर अलाउड है तभी ट्रस्टी ट्रस्ट के अगेंस्ट लोन ले सकता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टिपिकली एक्सटेंडेड बाय बैंक्स? तो रोज के खर्चे के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, आप बैंक से कैश क्रेडिट ले सकते हो, ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, बिल डिस्काउंटिंग कर सकते हो। टर्म लोन ज्यादातर यूज होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करने के लिए, कोई कैपिटल एसेट खरीदनी है तब। अगला है, MSE units having working capital limits up to rupees 5 crore rupees from the banking system should typically use which method for working capital assessment? तो अगर एक MSME का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर 5 करोड़ तक का है तो टर्नओवर मेथड जो है टंडन कमेटी के अकॉर्डिंगली रिकमेंड किया जाता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये भी आपका डिफिकल्ट कैटेगरी वाला
क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज वर्किंग कैपिटल इज द सम ऑफ डैश हेल्ड बाय अ बिजनेस एंटिटी। तो वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री, रोज के खर्चे क्या है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, करंट एसेट्स, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स एंड लोन्स। तो देखो यहाँ पे इन्वेंट्री, रिसीवेबल, करंट एसेट्स, ये रोज का आपका वर्किंग कैपिटल में शामिल होगा। इंटेंजिबल एसेट्स या लोन्स जो हैं आपके, स्पेशली लॉन्ग टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे बी जो है आपका 1 2 3 जो है करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 फॉर दी पीवाईक्यूज खत्म होता है। मई 2025 के पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया, पार्ट 2 हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पीवाईक्यूज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें जरूर अच्छे से करेगा। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ वन स्टॉप सोल्यूशन कि मैं बस एक कोर्स परचेज कर लूं, मुझे कहीं और कोई बुक टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत ना पड़े, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एडुटैब की वेबसाइट का, उस पर आप जाइए, कोर्सेज पे क्लिक करिए। यहाँ पे जेआईबी कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप मास्टर कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल्ड क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। आपको एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी सिंगल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप सिंगल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। प्लस अभी हमारा मास्टर कोर्स के अलावा लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 में भी आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें टोटल 60 क्लासेस होंगी, 15 ईच। एंड इसके अलावा नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको अवेलेबल होंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्सेज में से चूज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।